नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं और इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास नंबर 21 है, यानी इससे पहले हम 20 क्लासेज आपको दे चुके हैं। यदि आप इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो जाइए, फटाफट से प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी 1 से लेकर 20 तक की क्लासेज को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज 12 क्लासेज भी हमने आपको दी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने आपको दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन पढ़कर चले जाना, एक भी क्वेश्चन थ्योरी का बाहर नहीं आएगा। यानी आपके जो 38 क्वेश्चन इस बार आएंगे वो सारे 38 क्वेश्चन आपको इन क्लासेज में से मिल जाएंगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये क्लास अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जनरली क्लासेज बच्चों तक पहुंच नहीं पाती है, तो आप इसे शेयर करने का काम करें। और आप यदि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट और कंटेंट इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवाते हैं। आइए आज की क्लास से क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अच्छे से पढ़ कर जाना, क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से ऑप्शन समझना, फिर करके आना है। एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़े। अगर किसी बच्चे ने मेरी ये 20-21 क्लासेज देख ली तो समझ लीजिए कि उसका बेड़ा पार है। लगभग क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिल जाएंगे और अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। सवाल पहला, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का कार्य क्या है? दरअसल लिमिट स्विच कंट्रोल पैनल के अलावा हर कहीं जनरली ये ड्राइविंग मशीन या मोटर के साथ लगते हैं, जो मशीन की लिमिट को काटने का काम करते हैं। जैसे हम कोई वाल्व बंद करने के लिए मोटर को कमांड दे रहे हैं तो क्या पता लगेगा कि वाल्व बंद हो गया, तो वो एक लिमिट जाने के बाद में एक लिमिट स्विच होती है जो दबने के बाद में एनओ हो जाती है। एनओ होते ही मोटर के कॉन्टेक्टर की कमांड ड्रॉप हो गई और मोटर अपने आप स्टॉप हो गई। तो ये जो होता है ना, ये डिस्टेंस मूवमेंट को कंट्रोल करता है किसी भी मशीन को। जैसे लिफ्ट होती है, लिफ्ट में इस स्विच का उपयोग देखने को मिल सकता है। आपने 2 नंबर की कमांड दी है तो 2 नंबर पे जा कर के वो रुकेगा। कैसे कि 2 नंबर की लिफ्ट जो है वहाँ बटन दबेगा और वो कॉन्टेक्टर एन हो जाएगा, मोटर की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, लिफ्ट वहाँ रुक गई। तो ये लिमिट स्विच का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ध्यान से समझना। और ये प्रैक्टिकली बाद में समझ में आता है, जब नौकरी लग जाओगे ना तब आपको ये चीज़ें बहुत समझ में आएगी, बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या होगा अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालात में होता है? टाइम डिले रिले बोलते हैं दरअसल टाइमर को। टाइमर का काम क्या है? स्टार से डेल्टा में मोटर को कन्वर्ट करना। टाइम डिले रिले का एक कॉन्टेक्ट लिया हुआ होता है दरअसल, जिसमें 2 कॉन्टेक्ट होते हैं, ठीक है। एक पहले एनसी होता है और एक एनओ रहता है जो बाद में चेंज ओवर होकर ये तो एनओ हो जाता है और ये एनसी होता है। तो ये कॉन्टेक्ट जाता है स्टार को और ये कॉन्टेक्ट जाता है डेल्टा को। यानी निर्धारित समय के बाद टाइमर क्या करता है, मोटर को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करता है, यानी डेल्टा वाले कॉन्टेक्ट को वो एन से करता है, यानी क्लोज बनाता है। वो कह रहे हैं ऑलरेडी क्लोज है, तो भैया मोटर हमारी डायरेक्ट किस में चलेगी? डेल्टा में चलेगी। क्या होगा? रन्स इन डेल्टा ओनली। मोटर सीधी डेल्टा में चलेगी, स्टार आएगा ही नहीं, क्योंकि टाइमर का काम था जो हमने निर्धारित टाइम सेट किया हुआ है। मान लेते हैं 30 सेकंड 40 सेकंड, कि 40 सेकंड बाद उसे डेल्टा में करना। लेकिन वो क्या करेगा? 40 सेकंड पहले ही एनसी है, यानी उसने तो ऑलरेडी कमांड दे रखी है डेल्टा को, तो मोटर डेल्टा में चलेगी, डायरेक्ट डेल्टा में चलेगी, जो कि खतरनाक है। मोटर फ्यूज उड़ा देगी, वैसे तो चलेगी नहीं, खैर ठीक है ना। और ज़्यादा करंट लेगा तो कई बार ओवरलोड रिले भी आ जाती है। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर की दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन आपने दबा दिया? कहाँ पर? फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोलर में। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में फॉरवर्ड रिवर्स का एक स्विच लगा हुआ है। फॉरवर्ड का दबाओगे तो मोटर फॉरवर्ड की तरफ चलेगी, रिवर्स का दबाओगे तो मोटर रिवर्स की तरफ चलेगी। लेकिन कई बार जानबूझ करके फॉरवर्ड में चल रही है, रिवर्स वाला भी दबा दिया, रिवर्स में चल रही है, फॉरवर्ड वाला भी तो दबा दिया, तो मोटर दोनों डायरेक्शन में तो चल ही नहीं सकती ना। और यूं चल रही है फॉरवर्ड में, आप सीधी रिवर्स की कमांड दे ही नहीं सकते, पहले उसे ऑफ करना होगा, फिर उल्टी दिशा में चलाएंगे, नहीं तो मोटर जल ही जाएगी उल्टी कमांड देते ही। दरअसल इस चीज़ से बचने के लिए
एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है कॉन्टेक्टर के माध्यम से, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में, कि अगर मोटर फॉरवर्ड में चल रही है तो आप कितनी भी कमांड दे दो, रिवर्स की कमांड ही नहीं लेगा। अगर मोटर रिवर्स में चल रही है तो आप कितनी भी फॉरवर्ड की कमांड दे दो, मोटर फॉरवर्ड की कमांड ही नहीं लेगी। ये अपने लिफ्ट में भी होता है, एलिवेटर में भी होता है, क्रेन और होइस्ट में भी होता है। आपने क्रेन से कोई भी मटेरियल उठाने के लिए अप की कमांड दे रखी है तो आप डाउन की कमांड दे ही नहीं सकते। आपने लॉन्ग ट्रेवल की दे रखी है तो आप फॉरवर्ड की दे रखी है तो रिवर्स की कमांड वहाँ दे ही नहीं सकते। ये कहलाता है इंटरलॉकिंग सिस्टम। क्या क्वेश्चन आएगा इसका आएगा कि रिवर्स वाला जो है ना उसमें इंटरलॉक सिस्टम है, ड्यू टू इंटरलॉक इन रिवर्स कॉन्टेक्टर। ठीक है, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में है। मोटर फॉरवर्ड में है तो रिवर्स में नहीं चलेगी और रिवर्स में है तो फॉरवर्ड में नहीं चलेगी। इसके लिए पहले आपको स्टॉप कमांड देनी पड़ेगी। मोटर रुक गई, अब आपको जिस डायरेक्शन में चलानी है चला सकते हो। ये सारे काम है ना प्रैक्टिकली है। जब प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा ये चीज़ें। हम तो कर ही रहे हैं, खैर रोज़ यही काम है जी। अगला सवाल देखो, ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का काम क्या है। देखो ड्राइव क्या है, मोटर को ऑपरेट करने वाला इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है और आजकल हम फील्ड ड्राइव कंट्रोल से मोटरों की स्पीड कंट्रोल करते हैं। दरअसल पावर कंट्रोलर नाम से ही पता लग रहा है मोटर की पावर को कंट्रोल कर रहा है, और पावर जो होती है वो इक्वल टू लोड होती है। मोटर पर अगर लोड बढ़ता है तो कंज्यूमिंग पावर भी बढ़ती है। तो पावर कंट्रोलर मोटर को ओवरलोडिंग स्थिति में नहीं जाने देगा। वो डिटेक्ट करेगा, वो पहचान करेगा कि मोटर पर भार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लिमिट से ज़्यादा भार बढ़ेगा तो वो हमें इंडिकेशन देगा और फाइनली मोटर को ट्रिप करवा देगा। तो ये कहलाता है पावर कंट्रोलर। बी ऑप्शन करना, डिटेक्ट द ओवरलोडिंग कंडीशन ऑफ मोटर। मोटर की अति भारण की स्थिति का पता लगाता है। शुद्ध हिंदी में ओवरलोड को अति भारण बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत शानदार है। और ये क्वेश्चन देखो मैं बताऊं आपको, दरअसल आईटीआई में मोस्टली क्या होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी जो पिछले एग्ज़ामों में आए हुए हैं, तो पिछले एग्ज़ामों में जो वर्ष 2021 और 22 में हुए थे वो मैं आपको 20 क्लास में दे चुका हूँ। अब वो दिए जो बच गए, क्या पता इस बार नए क्वेश्चन ऐड कर दें, इसलिए ये भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगला सवाल, कंट्रोल पट यानी बोर्ड को बोलते हैं। लेआउट डिज़ाइन करनी है, आपको किस आवश्यक विशेषता पर विचार करना है। जब भी हम एक बोर्ड तैयार करते हैं, चाहे पैनल बोर्ड हो, या सबसे पहला उसका लेआउट डिज़ाइन करने के लिए हमें ये सेलेक्ट करना होता है कि उसको हम किस लोकेशन के लिए लगा सकते हैं, उस लोकेशन के लिए डायमेंशंस क्या क्या रहेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है, लोकेशन प्रॉपर है कि नहीं है। मुझे किसी पैनल में कोई बोर्ड लगाना है, अब मान लीजिए कि पैनल की हमारी साइज़ इतनी सी है तो मुझे ओवरलोड कॉन्टैक्टर सब इसी के अंदर सेट करना है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर डी आएगा। कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई, चौड़ाई और स्विंग का एरिया, यानी वो कितनी दूर घूमेगा, जैसे गेट खोलना है, गेट बंद करना है, वो सब चीज़ें हमें उसमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करनी होती है। डी उत्तर करके आना। ठीक है। अच्छा, अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, क्योंकि जनरली हम कंपटीशन एग्ज़ाम वालों की तैयारी करवाते हैं। तो सेकेंड ईयर आप पास कर लोगे, उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। चैनल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि भर्तियों की अपडेट भी देते हैं बीच बीच में। देखो सवाल, किसी कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट का काम करने के लिए कैसे तैयार किया जाता है। दरअसल कॉन्टैक्टर होता है मोटर को पावर सप्लाई ले जाने के लिए, यूँ। और जो पावर सप्लाई वाले होते हैं वो हमेशा NO होते हैं। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो NO और NC दोनों होते हैं, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। ऑक्सिलरी इंडिकेशन के काम आते हैं, ट्रिपिंग, स्टार्ट, स्टॉप, इनकी इंडिकेशन देता है। साथ में होल्डिंग करने का काम भी करता है, वो तो ऑक्सिलरी का है। पावर का काम है RYB तीनों फेज ले जाना, या प्लस माइनस या DC का ले जाना। तो ये चेंज कैसे होते हैं, तो इसमें यहाँ है ना एक कॉइल होती है, मैग्नेटिक कॉइल होती है, उसको सप्लाई मिलती है तो वो मैग्नेटाइज होती है, तो एक स्प्रिंग को खींचती है जिससे वो कॉन्टैक्ट पिकअप होते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, मैकेनिकल ऑपरेशन भी होता है। इसलिए हम उसे एक विद्युत चुंबक के द्वारा उसकी पोजीशन को चेंज करवाते हैं। जैसे अभी NO है, जैसे ही इस कॉइल को सप्लाई मिलेगी, हम इसको होल्डिंग कॉइल या NVC बोलते हैं। कॉन्टैक्टर कॉइल बोल दो, एक ही बात है, होल्डिंग कॉइल बोला जाता है जनरली। तो इसको सप्लाई मिलेगी, और जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी तो ये मैग्नेटाइज होगी और स्प्रिंग को खींचेगी तो कॉन्टैक्ट NC हो जाएंगे और मोटर चलने लग जाएगी। ठीक है। C उत्तर करके आना है, बाय ऑपरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू चेंजेस द पोजीशन। स्थिति बदलने के लिए विद्युत चुंबक का
संचालन करवाया जाता है, जो कि उसके अंदर लगी रहती है, जिसे हम मैग्नेटिक कॉइल के नाम से भी जानते हैं, होल्डिंग कॉइल भी बोलते हैं, एनवीसी नो वोल्ट कॉइल भी कहा जाता है। ठीक है ना, बहुत शानदार चीज़ें हैं ये, और ये सारे काम प्रैक्टिकल है। वैसे अभी आप आईटीआई कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्वेश्चन पता नहीं कैसे है, लेकिन जैसे ही फील्ड में उतरते हैं तो यही काम करना पड़ता है। सवाल देखिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए मोटरों में अनुक्रमिक नियंत्रण यानी सीक्वेंशियल कंट्रोल की आवश्यकता क्यों होती है? सीक्वेंस कंट्रोल का मतलब होता है कि मोटर जैसे पहले स्टार में चले फिर डेल्टा में चले, मोटर को डायरेक्ट डेल्टा में नहीं चला रहे, या रोटर रियोस्टेटिक कंट्रोल है तो उसमें हम चाहते हैं कि 1 बाय 1 रोटर रेजिस्टेंस ऑटो कट होता रहे। दरअसल इसलिए होता है कि जो भी हमारा ऑपरेशन होता है वो प्रॉपर हो, एकदम एक्यूरेट हो। मोटर को हम डेल्टा में चला रहे हैं, पता नहीं किस टॉर्क के साथ चलेगी, उसका आउटपुट कितना होगा। मान लीजिए कोई ऑयल पंप है जिसको मोटर चला रही है, अचानक डिस्चार्ज इतना बढ़ गया, और आगे मान लेते हैं कि ऑयल का वाल्व खुला नहीं है, लाइन फट गई। एयर है, जैसे मान लीजिए फैन को मोटर चला रही है और आगे उसमें जो गेट या डैम्पर लगा हुआ है वो नहीं खुला, डैम्पर फट गया। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, इसलिए हम 1 बाय 1 धीरे धीरे ऑपरेट करवाते हैं चीज़ों को। तो टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ ऑपरेशन, परिचालन की सटीकता बढ़ाने के लिए सीक्वेंशियल कंट्रोल अनुक्रमिक संचालन इस्तेमाल किया जाता है। डी उत्तर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कौन सा डीसी लोड कॉन्टेक्टर के डीसी 4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा पूरा किया जाता है? दरअसल डीसी में 5 कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करते हैं, एसी में हम 4 इस्तेमाल करते हैं। एसी वालों को AC1, AC2, AC3, AC4 नाम दिया है, और डीसी वालों को DC 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नाम दिए है। DC1 होता है रेजिस्टिव लोड के लिए मोटर के अलावा, यानी मोटर नहीं होनी चाहिए, डीसी का कोई लोड हो प्रतिरोधी भार, जैसे डीसी का हीटर मान लो। उसके बाद में है शंट मोटर के लिए तो DC2, उसके बाद में सीरीज मोटर के लिए तो DC वो आपका 4 इसके लिए आ जाएगा, DC 4 सीरीज मोटर के लिए। और इंचिंग ऑपरेशन शंट मोटर का अगर हो तो उसके लिए होता है DC 3, और DC 5 जो होता है वो सीरीज मोटर के इंचिंग ऑपरेशन के लिए। ठीक है, इतना डीपली खैर पूछेंगे नहीं आपसे, DC 4 ही पूछेंगे, DC 4 पूछेंगे तो सी उत्तर करके आना। सीरीज मोटर के स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम DC 4 काम में लेते हैं। अगर सीरीज मोटर का इंचिंग ऑपरेशन है तो DC 5 आएगा, शंट मोटर के लिए है तो DC 2 आएगा, शंट मोटर का इंचिंग ऑपरेशन है तो DC 3 आएगा, और ये DC 1। ठीक है, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अगला सवाल, कंट्रोल पैनल की जो वायरिंग होती है उसमें PVC चैनल का क्या उपयोग है? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिनरेल, PVC चैनल और G चैनल। दरअसल PVC चैनल को इन्होंने थोड़ा सा नाम बदल दिया और ऑप्शन में देखो पाथवे लिख दिया। दरअसल इनको पाथवे नहीं रेसवे बोला जाता है। रेसवे ये होते हैं केसिंग टाइप, जो अपने वायरिंग होती है ना, केसिंग और केपिंग, वो तो रेसवे होती है और इनके अंदर से तारें गुजारी जाती है। और कंट्रोल तार अलग रेसवे में है, पावर तार अलग रेसवे में। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि कंट्रोल पैनल की वायरिंग में कंट्रोल और पावर की वायरिंग जो होती है वो अलग अलग रेसवे में क्यों गुजारी जाती है? तो वो एक दूसरे से इंटरफेरेंस, सिग्नल इंटरफेरेंस बचाव के लिए। और अभी आपका सी उत्तर आएगा। PVC की जो रेसवे यूज करते हैं उनका काम होता है, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, तारें होती है, उन तारों को उस रेसवे में से गुजारा जाता है, उनको एक पथ प्रोवाइड करवाता है, नहीं तो तारें लटकती रहेगी सीधी। जो अपन नायलॉन की टाई बांध करके लगाते हैं ना, रेसवे में होती है, नायलॉन की टाई भी बंधी रहती है। जी, ये आ गया वो AC वाला जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। अब इन्होंने क्या किया कि इस बार उल्टा पूछ लिया। सवाल पूछा है कि AC में रेजिस्टिव और इंडक्टिव भार को रोकने और चलाने के लिए किस कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं? दरअसल AC में भी 5 काम में लेते हैं, मैंने बताया। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो है AC2। मैं सारे बता देता हूँ। AC1 रेजिस्टिव ओनली, केवल पर, जैसे उदीप्त लैंप है AC पर, हीटर है AC पर। 2 नंबर है रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव, ठीक है। तीसरा है
हाईली इंडक्टिव कंटिन्यू ऑपरेशन, यानी उच्च प्रेरणिक भार जो लगातार चलता रहे। और नंबर 4 है हाईली इंडक्टिव बट फ्रीक्वेंट ऑपरेशन लाइक इंचिंग, जिसको बारंबार प्रचालित करते हैं तो वहाँ AC4 आएगा। AC में 4 ही है, सॉरी 5 नहीं है। ठीक है, दोबारा बोलूँ, केवल प्रतिरोधी भार के लिए, प्रतिरोधी प्लस इंडक्टिव भार के लिए, हाई इंडक्टिव यानी उच्च प्रतिरोधी भार के लिए जिसमें लगातार प्रचालन होता है, हाई इंडक्टिव ऑपरेशन जिसमें फ्रीक्वेंट ऑपरेशन होता है यानी उच्च प्रेरणिक भार जिसमें फ्रीक्वेंटली यानी बारंबार ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है बड़ी डिटेल से आपने चीज़ों को सुना है और समझा भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। ये कह रहा है कि अगर आपको कॉन्टेक्टर की कंट्रोल सर्किट की वोल्टेज और पावर का चयन करना है, कैसे करोगे? अब सिंपल बड़ा है, पावर होती है जैसे AC में काम में ले रहे हैं तो 415 वोल्ट पावर हो गई, लेकिन इसकी ये मैग्नेटिक RY भी लेकर जाएगा, लेकिन इसकी जो होल्डिंग कॉइल होगी ना उसके ऑपरेशन के 2 तरीके हैं, 2 क्या 3 ही है, अपने पास तीनों चारों तरीके की है, हमने देखा हुआ है। ये तो हो गया पावर सप्लाई, यानी 3 फेज सप्लाई के साथ जाएगा, RY भी लेकर जाएगा। लेकिन अब इसकी कॉइल को, अभी जैसे हम बता रहे थे ना कि कॉइल को मैग्नेटाइज करते हैं तो वो पिकअप होती है, RY भी फिर निकल करके आगे जाते हैं, तो कॉइल को वोल्टेज कैसे देंगे? उसके 3 तरीके हैं। इसकी कॉइल 415 वोल्ट वाली भी हो सकती है, 2 फेज दे दो, लाइक ड्यूअल स्टार्टर में हमारे यही होता है, क्योंकि ड्यूअल स्टार्टर में जनरली न्यूट्रल अपने पास होता नहीं है। ये 240 वोल्ट AC की भी हो सकती है, 1 फेज 1 न्यूट्रल देना पड़ेगा। इसके लिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। पेपरों में सवाल पूछा जा चुका है कि नियंत्रण बोर्डों में यानी कंट्रोल बोर्ड में इसका कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है, तो वो ऑक्सिलरी सप्लाई देने का काम वही करेगा। और ये कॉइल 110 वोल्ट की भी हो सकती है और जनरली कंट्रोल सप्लाई 110 वोल्ट की होती है। ठीक है, ये मैं पिछले 11 साल से यही प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, यही काम है सारे दिन। तो इसमें अच्छा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा कॉइल की रेटिंग के अनुसार, एज पर NBC रेटिंग, कॉइल की रेटिंग के हिसाब से होगा। कॉइल 415 वोल्ट की भी हो सकती है, 240 वोल्ट की भी हो सकती है, 110 की भी है, इवन DC में तो 24 वोल्ट DC की कॉइल भी आती है। मात्र 24 वोल्ट दो, उत्तेजित हो जाती है कॉइल, कॉन्टेक्टर पिकअप होता है, बड़ा काम करता है, NO NC सब चेंज होते हैं। ठीक, अगला सवाल देखो, इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम है, उसमें पावर मॉड्यूलेटर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? देखो विद्युतीय ड्राइव आजकल जितने भी ना उसमें साइक्लो कन्वर्टर काम में लेते हैं। साइक्लो कन्वर्टर में फ्रीक्वेंसी नियंत्रक इसे बोलते हैं अपन, AFD या VFD का ये काम करता है, यानी अपन इसको एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोलते हैं। ए उत्तर करके आना, ये काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में जी। उसके बाद में देखो प्रचालन मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? देखो ड्राइव को 5 भागों में बांटा गया है। कभी थ्योरी की क्लास डिटेल से आपको कराऊंगा तब समझ में आएगा, अभी तो एक बार अपन ऑपरेशन के हिसाब से पढ़ लेते हैं। दरअसल ऑपरेशन के हिसाब से हम इसको 3 तरीके से करते हैं। कंटिन्यू ड्यूटी साइकिल यानी लगातार ऑपरेट होता रहे, उसके बाद में है इंटरप्ट यानी रुक रुक कर होता रहे, और एक मिड वाला इस तरह से हो रहे। अलग अलग है ये सारे, ठीक है ना। जैसे इंडिविजुअल और ग्रुप ड्राइव हो गया, मैनुअल हो गया, ऑटो हो गया, सेमी ऑटो हो गया, इसमें 3 प्रकार है, तो सब अलग अलग है। आपके तो क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आएगा, ऑपरेशन मोड का पूछेंगे और आपको कंटिन्यू साइकिल कर देना है, निरंतर ड्यूटी। हाँ, इसके अलावा ऑप्शन दूसरा आ सकता है, वो इंटरप्ट वाला आ सकता है, बाधित वाला, उसको पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद में देखो इसका PWM का पूरा नाम पूछा है, PWM का भी है, UPS का भी पूरा नाम आता है और BOP का भी पूरा नाम आता है। फुल फॉर्म तो एक आ ही जाएगी। देखो डायग्राम कन्फर्म है आएंगे आपके सेकेंड ईयर में, लगभग 20-25 डायग्राम है, सब पढ़ कर जाना। पेपर में 1 या 2 डायग्राम वाले क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, 1-2 फुल फॉर्म वाले आएंगे और बाकी सारे ये है ही। UPS का अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, BOP का बेसिक ऑपरेशनल पैनल, और PWM का है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, B ऑप्शन आएगा। यहाँ पर फेज विड्थ मॉड्यूलेशन D ऑप्शन और था, देखने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रख लो बस, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वाला, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, पेपर में करके आना, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। और जिस दिन पेपर हो उस दिन हमें व्हाट्सएप पर आप रिप्लाई ज़रूर करेंगे पेपर देने के बाद में। व्हाट्सएप आपको हमारे यूट्यूब के
कवर पर मिल जाएंगे। चैनल पे क्लिक करो, कवर दिख जाएगा, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, पहला काम। क्वेश्चन देखो, जी टाइप एमसीबी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? एल सीरीज़ और जी सीरीज़ सबसे ज़्यादा है। एल सीरीज़ होती है ज़्यादातर इनके लिए हीटिंग वाले पार्ट के लिए, और इंडक्टिव पार्ट के लिए होती है जी श्रेणी। तो मोटर जब भी आ जाए, एसी एयर कंडीशनर में मोटर होती है तो मोटर में अपना जी टाइप आ जाएगा। इनके लिए एल सीरीज एमसीबी है, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एमसीबी वाला क्या है कि सेकंड ईयर आपका है तो सेकंड ईयर में उसका आता है ब्रेकरों वाला चैप्टर भी है, कंट्रोल वायरिंग वाला भी है, तो एमसीबी दोनों जगह है। अच्छा, इसके बाद में देखो इन्होंने लिख दिया कि एचटी ओवरहेड लाइन में अंतिम सिरे पर क्वेश्चन आता है डेड एंड का। अगर वोल्टेज ना दिखाए तो एलटी लाइन जब आए तब तो सेकल इंसुलेटर करना है, और एचटी लाइन इन्होंने दे दिया तो डिस्क इंसुलेटर करना है। वैसे इसमें सेकल इंसुलेटर ऑप्शन में है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सिंपल सवाल पूछे ना कि अंतिम कॉर्नर में किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप सेकल इंसुलेटर भी करके आ सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो पोल पर क्रॉस आर्म क्यों लगती है। दरअसल ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया कि इसके दो क्वेश्चन है और ऑप्शन अलग अलग है दोनों के, थोड़ी सी लैंग्वेज में फ़र्क है। क्रॉस आर्म होते हैं ऐसे, जैसे यूँ पोल है ना, तो पोल के दोनों ओर ऐसे लगाते हैं क्रॉस आर्म, ये वाला। और इस पे हम क्या लगाएंगे फिर? इंसुलेटर लगाएंगे। इंसुलेटरों पे क्या लगता है? चालक तार। तो क्रॉस आर्म का जो पर्पज़ हुआ ना वो है इंसुलेटर होल्ड करके रखना। और यही सेम क्वेश्चन देखो नीचे ये रहा, जिसके ऑप्शन अलग तरीके से है, बस ये रहा। ओवरहेड लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? पहला क्वेश्चन भी ओवरहेड क्रॉस आर्म का था, तो ये रहा इसमें इंसुलेटर को होल्ड करना, ठीक है। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। प्लीज़ क्लास पसंद आई है तो लाइक वाला बटन दबाएं, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए और ये क्लास अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।